अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि ये हमारे पास एक स्विच मोड पावर सप्लाई है। जब आप इसको कंपोनेंट्स वाइज देखते हैं तो आप कहते हैं सारे कंपोनेंट ठीक हैं, लेकिन जब आप इसको चेसिस के अंदर फिट करते हैं तो वहाँ पर आपको ये शॉर्ट सर्किट देता है। चेसिस के अंदर करंट आता है, टेस्टर ग्लो करता है। तो उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, ये एक मेरे देखने वाले ने मैसेज किया है। उन्होंने कहा जी कि मैं इस सप्लाई को जब इस तरह देखता हूँ तो दैट्स नाइस, कोई इशू नहीं है, लेकिन जब इसको मैं चेसिस के अंदर फिट करता हूँ तो ये शॉर्ट सर्किट देती है। चलिए जी शुरू करते हैं। देखिए, जो भी सप्लाई है बेसिकली अगर देखा जाए तो उसके तीन कनेक्शन होते हैं, लाइन, न्यूट्रल और ग्राउंड। लाइन पे आप लाइन और न्यूट्रल पे न्यूट्रल वोल्टेज देते हैं, यानी 220 वोल्ट आप अप्लाई करते हैं। तो इसको आप अर्थिंग पॉइंट पे लगाते हैं, जो हमारा सेफ्टी ग्राउंड होता है वहाँ पे लगाते हैं। अगर आप इसको नहीं लगा रहे तो उस वक्त क्या होता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ लाइन कंपोनेंट, लाइन वोल्टेज चेसिस में आ सकते हैं। कौन कौन से असबाब हो सकते हैं, किस वजह से आ सकते हैं, पहले तो फिज़िकली देख लीजिए कि हमारी जो ये पीसीबी है, जो बोर्ड है, इसका एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इलेक्ट्रिकली फिज़िकल कनेक्शन बनाते हैं पीसीबी की चेसिस के साथ। ये किस लिए होता है? ये बेसिकली नॉइज़ रिमूव करने के लिए होता है कि अगर किसी वजह से कोई एक्सटर्नल नॉइज़ आ जाए या इंटरनल नॉइज़ एक लाइन में आ जाए, कॉमन मोड नॉइज़ आ सकता है, तो उस नॉइज़ को यहाँ पे इकट्ठा करके पीसीबी में यहाँ से इसको अर्थिंग पॉइंट के थ्रू चेसिस ग्राउंड कर दिया जाता है। अभी यहाँ पर देखिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि इसमें अमल दखल कर सकती हैं। एक तो हमारी ये साइड है, इस साइड पे देखिए तो कंपोनेंट आ रहे हैं। ये पहला कंपोनेंट इस लाइन, इस ग्राउंड टर्मिनल के साथ लगा हुआ है, तो ये है एक कैपेसिटर, ये वाला। तो ये सेकेंडरी साइड के जो भी स्विचिंग नॉइज़ होंगे या किसी किस्म के लोड की वजह से नॉइज़ आता है तो उसको रिमूव करवाता है ये कैपेसिटर। और दो कैपेसिटर यहाँ पर क्लास वाई कैपेसिटर ये वाले लगे हुए हैं, तो ये कर रहे हैं कि यहाँ पर लाइन या न्यूट्रल किसी एक के अंदर किसी किस्म का नॉइज़ आएगा जो कि सिंगल लाइन में आएगा, तो यहाँ से ही उसको जंपर करके इस कैपेसिटर के थ्रू, क्लास वाई कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड कर दिया जाता है। तो ये चेसिस में आता है। और इसी तरह डीसी रेल में यहाँ पर ये हमारा एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये भी चेसिस में ही उन रिपल्स को, उस नॉइज़ को ट्रांसफ़र कर देगा। अभी देखिए, जब हम इसको टेस्ट करेंगे ओहम मोड में, इसको ओहम पे रखिए, यहाँ पर इसको हम रख देंगे अर्थिंग पॉइंट पर और यहाँ पर लगाएंगे, तो ये देखिए ओपन शो कर रहा है, ये ओपन शो कर रहा है, ये भी ओपन शो कर रहा है। इसी तरह अगर हम सेकेंडरी साइड के देखेंगे तो इसके साथ देखेंगे अर्थ पॉइंट के साथ और इस कैपेसिटर के दरमियान, तो हमें ज़ीरो मिल रहा है। तो इसका मतलब है ये नॉर्मली ओपन है। अगर इसको आप कैपेसिटर मोड में रख लीजिए तो यहाँ पर 2 नैनो फैरेड का कैपेसिटर आपको शो कर रहा है, 2.7 का। इसी तरह अर्थिंग पॉइंट और न्यूट्रल के दरमियान देख ले तो आपको ये कैपेसिटर एक मिलेगा। इस साइड पे इसको देख ले तो ये 3.9 का एक कैपेसिटर मिल रहा है। तो ये कैपेसिटर हमें इन लाइंस के अंदर मिल रहे हैं। तो ये है कैपेसिटेंस की मोड में आप चेक कर सकते हैं। अभी बात आती है कि जब आप इसको, ये है इसकी अच्छी वर्किंग कंडीशन, अगर आपको इस जगह पे फिट करते हैं और उसके बाद ये यहाँ पर कुछ वोल्टेज देता है, कौन कौन से रीज़न हो सकते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि हमारे ये जो मॉसफेट हैं, अभी इस केस में ये प्लास्टिक टैब है। अगर आपके पास मेटल टैब वाली है जिसके साथ मेटल हीट सिंक लगा हुआ है, अगर वो टैब है तो वहाँ पर आप इंसुलेशन पेपर लगाएंगे, तो वो इंसुलेशन पेपर इसकी मेटल टिप को चेसिस के साथ कनेक्ट नहीं होने देगा।
और उसके अलावा जो आप स्क्रू लगाते हैं तो उसके दरमियान भी आप इंसुलेटर लगाएंगे, स्पेसर लगाएंगे। तो स्पेसर लगाने से यह है कि जो स्क्रू की मेटल बॉडी है उसके इर्द गिर्द जब आप इंसुलेशन स्पेसर लगाएंगे तो वो क्या करेगा, इसकी मेटल टेप को इस चेसिस से सेपरेट कर देगा। ये मेटल टेप मॉसफेट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी IGBT इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर इस्तेमाल कर रहे हैं, उस वक्त हमें इंसुलेशन पेपर माइका का हो, फाइबर का हो, जो भी हो वो, और इंसुलेशन स्पेसर यूज़ करेंगे आप स्क्रू के लिए, ताकि इसका मेटल टेप का चेसिस के साथ किसी किस्म का फिज़िकल कनेक्शन ना बने, तो उसको आप इंसुलेट करेंगे। इसी तरह ब्रिज रेक्टिफायर होते हैं, अगर वो भी हीट सिंक वाले हैं तो उसको भी आप इंसुलेट करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट जिसकी पिन उसकी ज़रूरत से ज़्यादा लंबी हो तो उनको आप ट्रिम कर देंगे। तीसरी चीज़, यहाँ पर बेस के अंदर ये चेसिस के साथ इंसुलेशन पेपर इस्तेमाल किया जाता है, अगर नहीं है तो यहाँ पर इंसुलेशन पेपर यूज़ कीजिए। इसके अलावा अभी आते हैं फिटिंग करने के बाद, इस तरह हमने कोल्ड टेस्टिंग तो कर ली थी कि यहाँ पर हमें कैपेसिटेंस भी मिलती है, हमें ये भी मिलता है रेजिस्टेंस ओपन होनी चाहिए। तो अभी हम इस पर वोल्टेज चेक करते हैं। वोल्टेज जब चेक करेंगे तो उसके लिए क्या करना होता है, मैं 2 वायर यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं 3 वायर कनेक्शन यूज़ नहीं कर रहा, अर्थिंग वायर नहीं यूज़ कर रहा। एक पिन को आप रखिए चेसिस के ऊपर, एक को AC वोल्टेज मोड में रखते हुए लाइन पे लगाएंगे तो 118 वोल्ट मिल रहे हैं हमें। ये एक गुड वर्किंग कंडीशन है, एक अच्छी सप्लाई है, उसमें ये सूरत हाल दिखा रहा हूँ आपको। लाइन और चेसिस, न्यूट्रल और चेसिस, यानी अभी क्या रहा है कि क्यू वोल्टेज इतने हमें मिल रहे हैं। इसलिए अगर ये अर्थिंग पॉइंट को देखेंगे तो यहाँ पर 118 वोल्ट और यहाँ पर 117 वोल्ट, यानी बराबर, तकरीबन आप कह सकते हैं कि सेम डिवाइडेड वोल्टेज है। अगर आप इसको देख लेंगे तो 238 वोल्ट है, 238 वोल्ट है, तो उसको डिवाइड कर दें 2 से तो 118.7 वोल्ट यहाँ पे मिल रहे हैं। 117 वोल्ट, ये तकरीबन लगभग उतने ही बनते हैं जितने हैं। अभी देखिए कैसा ये सर्किट ये कैसे बन रहा है। यहाँ पर हमने बोला था लाइन है और ये है न्यूट्रल, तो इस लाइन और न्यूट्रल में एक एक कैपेसिटर लगाकर ये क्लास वाई कैपेसिटर लगा, ये लगा, इसको कर दिया अर्थिंग वायर के साथ। अभी अगर देखिए तो ये 2 कैपेसिटर बेसिकली क्या कर रहे हैं, अगर कैपेसिटर को जैसे हम ये रेजिस्टर को सीरीज लगाकर इस तरह करते हैं तो ये वोल्टेज डिवाइडर बनता है, तो इसी तरह अगर आप कैपेसिटर को इस तरह लगा देते हैं तो भी ये वोल्टेज डिवाइडर बन जाता है। इस पॉइंट से आप वोल्टेज ले लेते हैं, रेजिस्टर के भी इस पॉइंट से वोल्टेज ले लेते हैं, तो ये हमें एक वोल्टेज डिवाइडर बन गया। यहाँ पर हमने 220 वोल्ट लाइन दिए और यहाँ पर 220 न्यूट्रल दिए, तो ये हमारा सेंटर पॉइंट एक हो गया, जिसको हम 115 वोल्ट हम कह रहे हैं कि कंसीडर कर रहे हैं। जब इसको अर्थ किया जाता है तो उस वक्त इन लाइनों के अंदर जो आने वाला नॉइज़ है वो रिमूव कर दिया जाता है। अभी देखिए यहाँ पर ये वोल्टेज डिवाइड होकर आपको ये मिल रहे हैं। अगर कोई वक्त ऐसा आता है कि इसमें से कोई एक कंपोनेंट शॉर्ट हो जाए तो उस वक्त हमारे ये लाइन वोल्टेज जो हैं ये यहाँ पे आ जाते हैं, या बाज़ औक़ात ये ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ये 200 वोल्ट के करीब हो जाता है या 170 वोल्ट हो जाता है, तो जब इनबैलेंस आएगा, दोनों के अंदर बैलेंस नहीं रहेगा, ये अभी आधे आधे हैं। अगर एक जगह पे वोल्टेज आपको कम मिलते हैं, दूसरी साइड ज़्यादा हो जाती है, तो उसका मतलब है उस साइड का कैपेसिटर जो है वो लीक कर गया है। अगर वो लीक करेगा तो उस वक्त हमारा जो ज़्यादा वोल्टेज वाली साइड है वो चेसिस में आ जाएगी। और बाज़ का ये अगर कैपेसिटर पूरे का पूरा ही शॉर्ट हो जाता है तो वो लाइन डायरेक्टली एक्सपोज हो जाती है हमारे चेसिस के साथ। ऐसी सूरत हाल में आपको ये कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। अगर तो आपने अर्थिंग वायर कनेक्ट की है तो वो फ्यूज़ ट्रिप करवाएगा, फ्यूज़ उड़ेगा। अगर दोनों कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं फिर तो इमीडिएटली फ्यूज़ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फ्यूज़ उड़ जाएगा। क्यों? तो उस वक्त
डायरेक्ट पाथ ये हो जाता है। लेकिन अगर एक कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर लीक होता है, कम इसकी वैल्यू डाउन होती है, तो ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, उस वक्त हमारी चेसिस के अंदर लाइन कंपोनेंट आने का ख़तरा होता है, लाइन कंपोनेंट आते हैं। बल्कि अगर इसमें से कोई भी कैपेसिटर ख़राब होगा तो इसके ख़राब होने से हमारे जो अर्थिंग पॉइंट है, चेसिस पॉइंट है, वहाँ पे वोल्टेज आएंगे। कैपेसिटर में जो सबसे खामी होती है, बुरी बात होती है कि कैपेसिटर अगर ओपन हो जाए फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो उसका नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर कैपेसिटर इंटरनली शॉर्ट हो जाए तो उस वक्त ये सबसे ख़तरनाक आइटम होता है, क्योंकि उस वक्त ये एक एज अ जंपर काम कर रहा होता है। अगर ओपन हो जाए फिर तो समझ लें ये है या नहीं है, फिर तो एक ही बात है। लेकिन अगर ये शॉर्ट हो जाए इंटरनली या लीक हो जाए तो उस वक्त ये उन वोल्टेज को, उस करंट को इजी पाथ प्रोवाइड करता है। तो ये हमारे चेक पॉइंट्स हैं, इनको आप टेस्ट कर सकते हैं। ये चेक करने से आपका जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो सकता है कि अगर आपके लाइन कंपोनेंट आते हैं, अगर ये वोल्टेज आपको चेसिस में मिलते हैं लाइन वोल्टेज, तो उस वक्त 1, 2, 3 और चौथा जो हमने बेस का कहा है कि वहाँ पे इंसुलेटर होना चाहिए, अगर वो इंसुलेशन है तो ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ये स्क्रू के हैं, यहाँ पर इंसुलेटर वाशर और इंसुलेटर स्पेसर यूज़ करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। अगर मालूमाती है, अच्छी लगी तो लाइक कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकॉन को ऑल के लिए कर लीजिए, नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की आपको बर वक्त इत्तला मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।